हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेश अवार्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री रसायन में मॉडल पेपर नंबर बी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम मॉडल पेपर ए कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि इसको आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा कि आपको सभी को पता है कि कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा है, बड़ा भयावह ये बीमारी चल रही है। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो कर्फ्यू है ना, जो कोरोना कर्फ्यू है वो 17 मई तक बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप घर पे सुरक्षित होंगे, है ना, अपना और अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी आपको जो है ना घर में पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके ये फाइनल एग्जाम है, इस फाइनल एग्जाम के बारे में तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, और ना कोई अभी फाइनल अपडेट है ना। वट जैसे ही दोस्तों यदि कोई अपडेट आ जाती है तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा उससे। ठीक है, बट इसके साथ दोस्तों एक कंडीशन आपको, एक मतलब जो आपका डिसीजन है वो हमेशा याद रखना है। वो ये है कि दोस्तों यदि आपके एग्जाम ऑफलाइन ना हो सके, किसी कंडीशन में एग्जाम यदि मंडल ऑफलाइन ना ले सका तो एग्जाम ऑफलाइन लिए जाए, सॉरी ऑनलाइन लिए जाएंगे। और यदि ऑनलाइन भी किसी कंडीशन में ना ले सका मंडल तो एग्जाम आपके ओपन बुक एग्जाम होंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में मेरे भाई एग्जाम तो होने ही है। आपको डायरेक्ट प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम आपके लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है, वैसे ये मॉडल पेपर में दोस्तों अभी आपको प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है, बट कुछ बच्चों के कॉल आए, मैसेज आए कि सर हमें मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराइए, तो इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप करा रहा हूँ तो इसको आप अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको फिर हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। ठीक है, सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला सही विकल्प है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता होती है। अंतः केंद्रित घनीय मतलब ये बीसीसी की बात कर रहा है, और बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 68% होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा एफ केंद्र का संबंध है। ठीक है, तो आपको पता है एफ केंद्र के कारण जो ऋणायन है ना बाहर निकल जाता है, और उसकी जो त्रुटि है, रिक्ति है, वो इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका रंग उत्पन्न हो जाए, मतलब उसका रंग है ना वो चेंज हो जाता है। तो एफ केंद्र के संबंध किससे है, तो रंग से है, ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 3 है कोलाइडी कणों का आकार होता है। मतलब जो कोलाइडी कण होते हैं इनका आकार होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आकार है ना वो सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में जो सही आकार रहेगा 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सही आपका रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ वाला, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है। ठीक है, इनमें से आपको जो है ना कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका रहेगा CH3 का होल थ्राइस N, ये आपका सर्वाधिक क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो आरएनए में मेरे भाई थायमिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, थायमिन हमारा सही आंसर। अब हम दोस्तों रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। ठीक है, एथिल एस्टेट। ठीक है, अब ये एथिल एस्टेट है, मतलब एथिल एस्टेट CH3COO C2H5, ये हमारा एथिल एस्टेट है। ठीक है, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन यदि करा जाता है, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, सही आंसर हमारा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाइडी-सूलजी नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता, आयनों की, ठीक है, आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, संयोजकता, संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पारे का ओजोन के कारण कांच से चिपकने की, मतलब जो पारा है वो ओजोन के कारण कांच से चिपक जाता है, ये जो क्रिया है ना वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो क्रिया कहलाती है हमारी टैलिंग। ठीक है, क्या लिखना है आपको, टैलिंग लिखना है। ठीक है, टैलिंग। ओके, तो ये हमारी टैलिंग कहलाती है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा संक्रमण धातुएं खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, तो आपको लिखना है
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी अवस्था? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा मतलब निकिल, मतलब ये टेट्रा कोबाल्ट निकलम। ठीक है, ये है ना, इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। ठीक है, तो कोबाल्ट जब लिगेंड रूम में होता है तो जीरो करता है, तो जीरो हो जाएगा, तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था टोटल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारी जो है ना वो हमारे हैं एक शब्द में आंसर। ठीक है, एक शब्द में आंसर देखना है हमें। ठीक है, तो एक शब्द में हमारा पहला आंसर देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, है ना। हाँ, SiC किस प्रकार का ठोस है? जो SiC है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बेंडम, ये किस प्रकार का मतलब ठोस है? तो SiC जो मेरे भाई है वो सहसंयोजक ठोस है। कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस है। ओके, चलो नेक्स्ट है चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? मतलब जो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसके लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है मेरे भाई 0.225। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण। मतलब आपको जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसका एक एग्जाम्पल देना, तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, आप दे देना H2I2, ठीक है, एरो 2HCl। ठीक है, ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है, मतलब सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य रहेगा। ओके, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऐसे उदासीन अणु या लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो हमें पता ही है क्या बोलते हैं इन्हें? लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक मिनट। प्रोटीन के एकलक का नाम, मतलब प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन किससे बना होता है उसके एकलक का नाम बताना है। ठीक है, तो आपको पता ही है ना जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। तो प्रोटीन का जो एकलक है, एकलक मतलब वो किससे बना है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो एमिनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट हमारी सही जोड़ियां हैं। ठीक है, अब हम सही जोड़ियों पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है। ठीक है, आर्गन। ठीक है, आर्गन है, तो आर्गन का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत बल्बों में, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। SO2 क्या है? तो SO2 प्रोतिक्लोर की तरह कार्य करता है। ठीक है, विरंजन क्रिया दर्शाता है ना, तो ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम। हमारा जो थर्ड है वो है टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम मेरे भाई आश्चर्यजनक धातु है। ठीक है, ये आश्चर्य में पाड़ देती है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी आश्चर्यजनक धातु ये, तो हमारा ये थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है TNT। TNT क्या है मेरे भाई? तो TNT क्या है? विस्फोटक है, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन आपको पता ही है पॉलीसैकेराइड है, तो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो ये हमारी सही जोड़ियां हैं। ठीक है, अब मेरे भाई हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और ये हमारा 2 नंबर का है अभी क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ परिभाषाओं को बताना है, जिसमें से हमारा पहली परिभाषा है समपराशरी विलयन। ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है इसको आपको समझाना है। मोलल हिमांक अवनमन ये क्या होता है आपको इसको समझाना है। ठीक है, तो ये समपराशरी विलयन को आप देख ही रहे हैं, ये बहुत इजी परिभाषा आपको यहाँ पर गिवन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखें हम मोलल हिमांक अवनमन, तो ये मोलल हिमांक अवनमन की परिभाषा है ये। ठीक है, और हल्का सा इसका जो व्यंजक है जो मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हल्का सा इसका व्यंजक है मोलल हिमांक अवनमन का। ठीक है, ये हल्का सा। ठीक है, आपको पता है मोलल हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, तो समानुपाती हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटा के एक साइन आ गया जो हमारा KF है, और ये आपका M। ठीक है, यहाँ से K की जो जो M की वैल्यू है, यदि इस M की वैल्यू को 1 रख दिया जाए तो डेल TF बराबर क्या हो जाता है? KF, है ना। ठीक है, और KF क्या है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, जहां KF बराबर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये हो गया। ठीक है, हल्का सा, बस ये हो जाएगा। अथवा वाला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इसका कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहती हैं, ये कितने प्रकार के होती हैं। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो ये इसकी परिभाषा रहेगी। ठीक है, और अणुसंख्यक गुणधर्म है ना जो 4 प्रकार के होते हैं, जो आपको ये गिवन है, आपको ये दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत अपोहन क्या है समझाइए। मतलब आपको विद्युत अपोहन की परिभाषा है क्या है ना, उसको समझाना है, और इसका हल्का सा आपको डायग्राम बनाना है, तो आप डायग्राम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत अपोहन है। तो विद्युत अपोहन में मेरे भाई
आप डायग्राम ये वाला बना सकते हैं या फिर डायग्राम आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। तो आई थिंक आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ये वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं मेरे भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ब्राउनी गति क्या है समझाइए, ठीक है। मतलब आपको ब्राउनी जो गति है उसको समझाना है, ठीक है। तो ब्राउनी गति जो टेढ़ी मेढ़ी गति आपको ये दिख रही होगी इस डायग्राम में, टेढ़ी मेढ़ी गति, इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। और ब्राउनी गति का जो है ना प्रतिपादन ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्हीं के नाम पर इनको ब्राउनी गति बोलने लगे, ठीक है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इनका पूरा नाम है और ये 1827 में इनका प्रतिपादन इन्होंने किया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो और मेरे भाई आपको ये ब्राउनी गति के, ये आपको जो ब्राउनी गति के बारे में ये और कुछ भी दिया है, ये जो है ना आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने उस तरफ आपको परिभाषा बताई थी केवल उतनी ही करना है, ठीक है। और ये ब्राउनी गति के एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउनी गति केवल परिभाषा पूछता है और उसमें डायग्राम बनाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के उपसय संयोजी यौगिकों के सूत्र लिखना है, ठीक है। टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, कोबाल्ट, थायड, क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा एमीन मतलब आपके 4 एमीन होंगे, ठीक है। डाई एक्वा मतलब डाई एक्वा तो एक्वा H2O को बोलते हैं, तो ये डाई एक्वा 2 एक्वा हो गए, ठीक है। कोबाल्ट हुआ तो ये कोबाल्ट हो गया, फिर ठीक है थायड तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था 3 रखी जानी है, ठीक है। और फिर क्लोराइड है, ठीक है। तो क्लोराइड और देखो यहाँ तक ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है। अब थायड ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से आएगी, तो हमें क्लोराइड कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, तब थायड ऑक्सीकरण अवस्था 3 निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए लिया है ये, ठीक है, समझ गए होगे। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड, ठीक है। अब देखो ये पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये पोटेशियम ये धनायन में आ गया, ठीक है। अब टेट्रासाइनो तो ये टेट्रासाइनो और ये निकलेट तो ये निकल हो गया, और ये आपका सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो ये पोटेशियम आपको 2 दे देगा, ठीक है। इसकी 4 और 4 में से 2 घट जाएंगे तो ये इस तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे भाई परिभाषा, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आपको लिगेंड समझाना है उदाहरण देकर, ठीक है। तो आपको ये लिगेंड की जो है ना परिभाषा लिखनी है और बस ये इसका उदाहरण लिखना है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, समझ गए ना, केवल आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। कोई परमाणु आयन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजी बंध द्वारा जो बंधा होता है उसे ही हम लिगेंड बोलते हैं। मतलब ये आपका जो है ना वो लिगेंड है आपका, ठीक है, समझ गए ना। एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ये आपका लिगेंड है, ठीक है। बस आपको ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, अगली परिभाषा में हम देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा मेरे भाई क्वेश्चन है कि NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 है ना प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों चतुष्फलकीय हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका आपको कारण बता, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो NiCl4 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित। यदि हम Ni2 अगर इसको हम सॉल्व करें, Ni2 देखो 2+ निकलेगी, और Ni इसकी ऑक्सीकरण Ni की अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो यहाँ पर 2+ निकलेगी। अब Ni2+ में बात करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे कितने, 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2, ठीक है। अब 2 मिलेंगे, अतः यह अनुचुंबकीय, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितने ज़्यादा होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। जैसे Cn - CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है, मतलब ये अनुचुंबकीय रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये अनुचुंबकीय रहेगा, ठीक है। और ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात की है, तो इनको अपन को बात नहीं करना, बस आपको इतना लिखना है, समझ गए ना। आपको कितना लिखना है, केवल इतना लिखना है, ठीक है। इसमें पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं दिखा दे रहा हूँ इसका आधा बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब आगे आपको कहाँ लिखना है, जबकि, यहाँ लगाना है आपको जबकि, ठीक है। जबकि NiCO में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, ठीक है। मतलब जो यदि हम इसमें बात करें, इसमें Ni की बात करें तो इसमें Ni की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी वो 0 निकलेगी, ठीक है। अब 0 निकलेगी तो इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहेगा। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनुचुंबकीय हो नहीं सकता, अनुचुंबकीय नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मैं उतना बताया था, फिर इसको यहाँ जबकि लगा देना और यहाँ से लिखना फिर, ठीक है। चलो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी क्या है समझाइए। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी क्या है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी लेगेंडों को उसके क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम, जो लेगेंड होते हैं हमने देखा बहुत सारे लेगेंड होते हैं, उनको है ना प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, है ना, तो मतलब उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने में, ठीक है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, फिर प्रबल, उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, ये है ना, तो उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र, मतलब ये अर्थात वाला सिस्टम आप छोड़ ही देना, ठीक है, बता दे रहा हूँ, बट अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र, ठीक है, विभाटन ऊर्जा के बढ़ते मानों को स्पेक्ट्रोकेलम श्रेणी कहते हैं, ठीक है। मतलब आप तो सिर्फ इतना लिखना, लिगेंडों को उसके क्षेत्र के शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई जाती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, समझ रहे ना। शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई जाती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, बस आपको इतना लिखना, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन ऊर्जा, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र के बढ़ते क्रम में, ठीक है, निम्न श्रेणी है, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र के बढ़ते, क्रिस्टल क्षेत्र के शक्ति के बढ़ते क्रम में निम्न श्रेणी है, और निम्न श्रेणी में आपको ये लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये फिनॉल मेरे भाई, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर है, जिसको आपको अंतर स्पष्ट पूरे 4-5 अंतर हैं, तो आप 4 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, है ना, आना तो आपको 3-4 नंबर का ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध फिनॉल रंगीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल मेरे भाई, फिनॉल जो होता है वो फिनॉल, यदि हम मतलब उसको वायु में खुला छोड़ दें, तो ये वायु में खुला छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही हम वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसका जो एक ओ होगा, मतलब यहाँ पर ही एक एच ओपन कर लेंगे हम, तो ये जो है ना, आपको समझा रहा हूँ, ये जो OH है, ये OH इस H के साथ क्या बना लेगा, H2 बन गया। अब हमारे पास यहाँ 2 O हैं, तो एक ऊपर जुड़ जाएगा और एक O नीचे जुड़ जाएगा, तो मतलब ये क्विनोन बना लेगा, क्या बना लेगा, क्विनोन। अब ये क्विनोन बना, अभी कहानी इसकी खत्म नहीं हुई है, केवल अभी क्विनोन बना, आगे क्या होगा मेरे भाई, ये जो क्विनोन बना है, जो आपका क्विनोन बना है, ये फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा, फिर से किससे क्रिया करेगा, फिनॉल से क्रिया करेगा, ठीक है। ये फिनॉल से क्रिया, देखो ये क्विनोन है और ये फिनॉल है, फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा और ये फिनॉल के अब 2 अणु लेगा, ठीक है। अब फिनॉल के 2 अणु लेगा तो ये फिनॉल के दोनों अणु, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब यहाँ पर आड़ी रिंगों में बताया है, तो एक फिनॉल देखो ये है और एक फिनॉल देखो ये है, ठीक है। दोनों इस क्विनोन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा बढ़ जाएंगे, जो आपका फिनोक्विनोन होगा, जो हल्के गुलाबी रंग का होगा, कैसा होगा, गुलाबी रंग का, ठीक है, समझ गए ना। तो ये इसकी कहानी है और कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इतना तो आपको इतना लिखना है, ठीक है, और इधर इतनी थ्योरी ये लिखना है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है समझाइए। आपको रीमर टीमैन अभिक्रिया को समझाना मेरे भाई, ठीक है। तो ये रीमर टीमैन अभिक्रिया है, ठीक है। आपके रजिस्टर में मैंने आपको, जब मैं आपको सिलेबस करा रहा था यूट्यूब पर, तो मैंने आपको इजी टाइप से कराया है, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये भी आपका इजी रहेगा, फिर आपको जैसा बेटर लगे वैसा आप कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, और ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है ना मेरे भाई, ये सब, ये कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाली रिएक्शन ही बस करनी है, ठीक है। चलो आगे मेरे भाई पहुँचते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, डाई एथिल ईथर की HI अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। मतलब डाई एथिल ईथर, तो देखो डाई एथिल ईथर ये है, ठीक है, डाई एथिल ईथर है, इसकी HI के साथ क्रिया करा दें, ठीक है। HI के साथ क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, ठीक है। देखो ये जो, एक मिनट ना, जो आपको H दिख रहा है, ये H इसके साथ जुड़ के बना लेगा, ठीक है, C2H5OH, तो ये C2H5OH। अब बचा हमारे पास क्या, I, ठीक है, तो I जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो ये एथिल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। ये इसका रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझाना है आपको और क्लेजन संघनन अभिक्रिया को समझाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, और ये क्लेजन संघनन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझा देना है, कोई प्रॉब्लम। तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि एथिनल से आप मेथिनल प्राप्त कीजिए, ठीक है। एथिनल से मेथिनल प्राप्त कीजिए, तो आपका एथिनल मतलब जो एस्टल्डिहाइड होता है, इसे ही हम एथिनल बोलते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, फिर NH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या मेरे भाई, जो NH3 का एक H इस OH के साथ बना लेगा H2 और H2 हो जाएगा बाहर। अब बचा यहाँ पर NH2, ये NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, जो हमारा होगा एसिटामाइड, जिसकी हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा देंगे। जैसे ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम कराएंगे मेरे भाई, तो आगे देखिएगा, ठीक है। जैसे ही इसके हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे तो आपको एसिटामाइड प्राप्त हो जाएगा, सॉरी
है ना, मैथिलएमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मैथिलएमीन। इसकी हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो आपको मैथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको मैथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये इधर से इधर को अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटोन एस्टल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं क्यों? मतलब जो कीटोन होते हैं एस्टल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप देखिएगा इसको और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। आपको 2 अभिक्रियाएं दी हैं, इनमें से आपको कैनिजारो अभिक्रिया और क्लीमेंसन अभिक्रिया को समझाना है। ठीक है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया रही आपकी। ठीक है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपके मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बस आपको क्वेश्चन ही ध्यान देने होते हैं। क्वेश्चन बस आपको मिल जाए, आंसर आप अपने हिसाब से इसके ढूंढिएगा और करिएगा। वैसे ही मैंने आपको पूरा सब कराया है। ठीक है, यदि आप मेरे साथ चैनल पे शुरू से हैं तो। ठीक है, एथिलएमीन और एनिलीन, मतलब एथिलएमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है क्यों? ठीक है, तो ये एथिलएमीन और एनिलीन का जो है ना अधिक क्षारीय है वो क्यों है, तो ये कारण इसका बताया गया है। ठीक है, आगे इसको हम देख लेते हैं। तो ये सिर्फ मेसोमेरिक प्रभाव का होता है। ठीक है, तो ये मेसोमेरिक प्रभाव के लिए एक रिंग है, तो ये आपका मेसोमेरिक प्रभाव है ना, मतलब ये अनुनाद प्रभाव की जो रिंग है ये आपको 5 रिंगों में कंप्लीट होता है, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को आपको पूरा करना है। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रियाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका एल्किल साइनाइड है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराना है। फिर आपको एल्किल नाइट्राइड का 10 और HCl द्वारा अपचयन कराना है। तो सिंपल से मेरे भाई। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, सब हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो, तो ये पहली रिएक्शन का आंसर रहेगा मेरे भाई। ठीक है, ये आपका जो पहली रिएक्शन है इसका अपचयन कराएंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, तो आपको जो है ना ये बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। ठीक है, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का हम देख लेते हैं आंसर। तो मेरे भाई ये सेकंड का आंसर। ठीक है, जो एल्किल नाइट्राइड है इसका अपचयन हम कराएंगे 10 HCl द्वारा, तो ये भी आपको प्राथमिक एमीन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेंडियस अभिक्रिया। मतलब ये मेंडियस अभिक्रिया है, ये आपको कराना है। तो मेरे भाई ये मेंडियस अभिक्रिया है, इसको आप देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। मेंडियस अभिक्रिया कोई बड़ी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, मेंडियस अभिक्रिया कोई बड़ी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना? ठीक है, एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम तथा अल्कोहल द्वारा कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, बस ये अभिक्रिया। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे भाई, एल्किल जो साइनाइड है इसका अपचयन कराना है सोडियम और अल्कोहल द्वारा। ठीक है, तो ये सोडियम और अल्कोहल द्वारा हमने ये अपचयन करा दिया। ठीक है, बस ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्राथमिक मैथिलएमीन बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल। अब ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, इसको आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, बस ये कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, समझ गया ना? चलो नेक्स्ट है आपका जो एथिलएमीन तथा मैथिलएमीन में अंतर स्पष्ट। तो एथिलएमीन और मैथिलएमीन में अंतर स्पष्ट है। आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट। तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट है, 1 2 3 अंतर है। ठीक है, मतलब आपके एक अंतर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को परिभाषित कीजिए। वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन है इसको आपको परिभाषा करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो आपको ये दिख रही होगी परिभाषा, ये बहुत अच्छे से दिख रही होगी, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इतना ही कंप्लीट ना हुआ है, ये आपको इधर से इधर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब ये इतना करने के बाद आपको इधर तक ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इधर तक। ठीक है, समझ गया ना मेरे भाई? ठीक है, चलो आगे हम पहुँचते हैं। और मेरे भाई अगला हमारा क्वेश्चन है अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, तो ये अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर है, आप कीजिए कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, मतलब वेग स्थिरांक ही बोलती हैं इसको, इस अंतर स्पष्ट करना, तो ये भी आप कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? ठीक है, तो संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? ठीक है, और अथवा वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं क्यों? ठीक है, तो ये इसका कारण है और ये इसका कारण है। तो दोस्तों आपको चैनल पे जाके आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत बेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैं मॉडल करा रहा हूँ और मॉडल के साथ में आंसर, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे सर हमें आंसर भी बताइए, तो मैं आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, बट जो मैंने आपको यूट्यूब पर मैंने तैयारी कराई है वो आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो ओके, बस आप यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बस आगे बढ़िए। ठीक है, तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम संकेत ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपका दिया है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एथीन के जल संयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है,
तो एथीन के जल संयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की ये क्रियाविधि, ये मतलब ये फाइनली इधर तक है, और मतलब ये फाइनली, एक मिनट है ना, ये इधर तक रहेगा और ये इसकी क्रियाविधि वास्तव में होता क्या है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इधर तक इसकी रहेगी क्रियाविधि, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में अंतर है, आप कीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। तो ये ज्यूटर आयन क्या है और ये ज्यूटर आयन की ये परिभाषा, ये पूरा इधर तक, ठीक है। ये ज्यूटर आयन की परिभाषा है और ये इसका स्ट्रक्चर रासायनिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई हम आगे पहुँचते हैं। हाँ ठीक है, ग्लाइकोसाइडी बंध से आप क्या समझते हो, ठीक है। आपको ग्लाइकोसाइडी बंध समझाना है। ग्लाइकोसाइडी बंध क्या है, ये ग्लाइकोसाइडी बंध है, इसको आपको देखना है, समझाना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। कोलराश का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग। तो ये कोलराश का नियम आपका हो ही जाएगा और इसके दो अनुप्रयोग हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे पहुँचते हैं, ठीक है। ये अनुप्रयोग हैं इसके, हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये शैल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक के बीच संबंध हो जाएगा, ये कंप्लीट कीजिए मेरे भाई। बस आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है और क्वेश्चंस को आपको ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो उस क्वेश्चन के लिए आप इस पे अभी यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आपके पास यदि बेस्ट आंसर है, यदि आपने मेरे साथ पढ़ाई की है तो आप बेस्ट आंसर इसका लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर के और किन्हीं ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था, ये लिखिए, ठीक है। तो ये सल्फर है, ऑक्सीकरण अवस्था, संरचना सूत्र, ये सब कुछ दिया है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड हैं, ठीक है, नाम सूत्र लिखना है, तो ये नाम सूत्र हो गया, ठीक है। ऊष्मीय स्थायित्व, ये ऊष्मीय स्थायित्व, ठीक है। अपचायिक गुण ये है, ठीक है। अम्लीय गुण ये है, सहसंयोजक गुण ये है, ठीक है। तो ये टाइप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको कुछ अभिक्रियाएं हैं, इनको समझाना है, जैसे हुंसडीकरण अभिक्रिया, रेसिंग प्रक्रम, सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हुंसडीकरण अभिक्रिया हुई, ठीक है, एक मिनट है ना। तो ये हुंसडीकरण अभिक्रिया हुई मेरे भाई, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये इसका रासायनिक समीकरण रहेगा, ठीक है, मतलब ये आपका रासायनिक समीकरण, ये रेसिंग प्रक्रम रहेगा, ये इसका रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये सेंडमेयर अभिक्रिया होगी। और भाई मेरे चैनल से यदि आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला, क्योंकि सेंडमेयर अभिक्रिया इतनी बड़ी नहीं होती, बट मैंने बहुत ईजी तरीके से और ट्रिक से समझाया है, ठीक है। तो आप जाकर आपको चैनल पर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों आपको चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज आपको मतलब वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देखें, है ना, क्लास 12, ठीक है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको समझाना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको अभिक्रियाएं दी हैं, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये गाटरमैन हो जाएगी, ये वुड्स अभिक्रिया, ये फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी, ये उल्मान अभिक्रिया। तो इस टाइप से आपको दोस्तों ये आज का जो हमारा मॉडल पेपर नंबर बी है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी के पास ये आपका जो मॉडल पेपर है वो पहुंच पाए और सभी लोग अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। बट दोस्तों एक बात और बता दूं कि आपको एग्ज़ाम को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। जून में नहीं हो पाए तो जुलाई में होंगे, बट एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।